ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस को हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें से आज हम देखने वाले हैं स्टैटिक मेंबर्स इन सी प्लस प्लस को, जिसमें हम देखेंगे कि स्टैटिक मेंबर्स क्या होते हैं, हमें स्टैटिक मेंबर्स को यूज़ करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है और हम स्टैटिक मेंबर्स को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि स्टैटिक लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि स्टैटिक मेंबर वेरिएबल्स क्या होते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि स्टैटिक मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं। और इन तीनों कंसेप्ट्स को देखने के लिए हम एग्जांपल प्रोग्राम्स को भी देखेंगे। और अगर आपने मेरी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सीरीज से रिलेटेड प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल अमर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि स्टैटिक लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया जिसके अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया सम नेम का। तो जैसे ये सम नेम का फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर कराया हुआ है। फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक नॉर्मल वेरिएबल है और सेकंड यहाँ पे हमारे पास एक स्टैटिक वेरिएबल है। अब नॉर्मल एंड स्टैटिक वेरिएबल के अंदर क्या डिफरेंस होता है, इसके अंदर दो मेजर डिफरेंसेस होते हैं। फर्स्ट डिफरेंस क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारे पास नॉर्मल वेरिएबल है उसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू गार्बेज वैल्यू होती है और जो स्टैटिक वेरिएबल है उसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होती है। और सेकंड डिफरेंस यहाँ पे क्या है कि जैसे ही यहाँ पे मैं सम नेम के फंक्शन को कॉल करूँगा तो ये सम नेम का जो फंक्शन है ये रैम के अंदर आएगा और इसे मेमोरी मिलेगी। सो जैसे ही ये रैम के अंदर आएगा तो इसके वेरिएबल्स को भी मेमोरी मिलेगी, तो यहाँ पे ए वेरिएबल को भी मेमोरी मिलेगी। और जैसे ही ये सम नाम का फंक्शन रैम से इरेज होगा तो यहाँ पे ये जो वेरिएबल है ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही सेकंड टाइम मैं सम नेम के फंक्शन को कॉल करूँगा तो क्या होगा कि ए वेरिएबल को दोबारा मेमोरी मिलेगी, ये दोबारा रैम के अंदर आएगा और जैसे ही सम नेम के फंक्शन का काम कंप्लीट हो जाएगा तो ये ए वेरिएबल भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसी तरह अगर थर्ड टाइम मैं क्या करूँगा, सम नेम के फंक्शन को कॉल करूँगा तो यहाँ पे थर्ड टाइम भी क्या होगा, ये वेरिएबल बनेगा और जैसे ही इस फंक्शन का काम कंप्लीट हो जाएगा तो ये वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जितनी बार मैं फंक्शन को कॉल करूँगा उतनी बार ये वेरिएबल बनेगा और उतनी बार ही ये वेरिएबल डिस्ट्रॉय होगा। अब ये जो स्टैटिक वाला वेरिएबल है, जैसे ही हमने प्रोग्राम को स्टार्ट किया था तभी इसको रैम के अंदर मेमोरी मिल गई थी। फंक्शन के कॉल करने या ना करने से इस पर कोई भी असर नहीं होगा। तो क्या होगा, जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो इसे मेमोरी मिलेगी और जैसे ही प्रोग्राम एंड होगा तो ये वेरिएबल क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हम जितनी बार भी यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर लें ये एक ही बार बनेगा और एक ही बार डिस्ट्रॉय होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास स्टैटिक वेरिएबल है इसकी लाइफ टाइम क्या होती है, ऑल ओवर द प्रोग्राम। जैसे ही प्रोग्राम बनेगा तो इसे मेमोरी मिलेगी और जैसे ही प्रोग्राम एंड होगा तो ये मेमोरी से इरेज होगा। सो हमने यहाँ पे दो मेजर डिफरेंसेस देखे कि जो नॉर्मल वेरिएबल है उसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू गार्बेज होती है और जो स्टैटिक वेरिएबल है उसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होती है। सेकंड डिफरेंस हमने ये देखा कि इसकी जो लाइफ टाइम है वो ऑल ओवर द प्रोग्राम है। जैसे ही प्रोग्राम बनेगा तो ये रैम के अंदर आएगा, इसे मेमोरी मिलेगी और जैसे ही प्रोग्राम एंड होगा तो ये डिस्ट्रॉय होगा। चाहे हम जितनी बार भी फंक्शन को कॉल करा लें ये एक ही बार बनेगा। बट नॉर्मल वेरिएबल क्या होगा, जैसे ही हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये बनेगा, रैम के अंदर आएगा और जैसे ही ये फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो ये मेमोरी से इरेज हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और अगर हम सेकंड टाइम फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये दोबारा बनेगा और दोबारा डिस्ट्रॉय होगा। बट जो स्टैटिक वेरिएबल है वो एक ही बार बनेगा और एक ही बार डिस्ट्रॉय होगा। तो अब हम देख लेते हैं स्टैटिक मेंबर वेरिएबल को। सो हम चलते हैं डेव सी प्लस प्लस पे और इसे देखते हैं प्रैक्टिकली। स्टैटिक मेंबर वेरिएबल्स को हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। सो अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाली प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस करें, जिसके अंदर मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया हुआ है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनकैप्सुलेशन क्या होती है
हम ऑब्जेक्ट को एरेज के साथ किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, हम ऑब्जेक्ट को फंक्शन के अंदर किस तरह से पास कर सकते हैं, रिटर्न करा सकते हैं, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर क्या होता है, तो इन तमाम टॉपिक्स पे मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ। सो हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं। सो मैं यहाँ पे स्टूडेंट टाइप की एक क्लास बना लेता हूँ और यहाँ पे हमारे पास मेंबर वेरिएबल्स होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेंबर वेरिएबल्स को प्राइवेट बनाता हूँ और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इंट टाइप का एक वेरिएबल बनाते हैं रोल नंबर। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल बनाता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक हेडर फाइल को इंक्लूड कराता हूँ, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल बनाता हूँ नेम। उसके बाद हम क्या करते हैं, इंट टाइप का एक और वेरिएबल बनाते हैं मार्क्स। और उसके बाद हम क्या करते हैं, पब्लिक टाइप के कुछ फंक्शंस बना लेते हैं। यहाँ पे फंक्शन जो होंगे उन्हें हम मेंबर फंक्शंस कहेंगे। तो यहाँ पे वाइड सेट स्टूडेंट डेटा, और मैं क्या करता हूँ, उसकी बॉडी बनाता हूँ। और यहाँ पे एक और फंक्शन हम बनाते हैं, वाइड शो स्टूडेंट डेटा। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मेन फंक्शन के अंदर स्टूडेंट टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। सो स्टूडेंट S1। सो ये चीज़ें मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि क्लास क्या होती है, मेंबर वेरिएबल्स क्या होते हैं, मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है। सो आप मेरी क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट वाली वीडियो को ज़रूर चेकआउट करें, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे S1 ऑब्जेक्ट की मदद से सेट स्टूडेंट डेटा फंक्शन को कॉल करता हूँ और यहाँ से हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ पास करते हैं रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स के लिए। तो रोल नंबर यहाँ पे मैं पास करता हूँ 10 और यहाँ पे नेम मैं पास करता हूँ अमर, क्योंकि नेम एक स्ट्रिंग है तो इसलिए हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग पास करेंगे। और यहाँ पे मार्क्स मैं पास करता हूँ 90। सो यहाँ पे हमने जो वैल्यूज़ पास की उन्हें रिसीव करने के लिए यहाँ पे हमें वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमने 10 को पास किया जो कि इंट टाइप की वैल्यू है। तो यहाँ पे इंट रोल नंबर को मैं यहाँ पे R में रिसीव करता हूँ और यहाँ पे स्ट्रिंग, और इसे हम नेम यानी कि N में रिसीव करते हैं। और एक और वेरिएबल यहाँ पे मैं बनाता हूँ इंट टाइप का मार्क्स के लिए, यहाँ पे M। तो ये जो वैल्यूज़ हमने यहाँ पे पास की वो आ चुकी है R, N और M के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ कि रोल नंबर के अंदर रखा देता हूँ R को। R के अंदर ऑलरेडी क्या आ चुका है, 10 आ चुका है, तो रोल नंबर के अंदर आ जाएगा 10। इसी तरह मैं क्या करता हूँ कि नेम के अंदर N को रखा देता हूँ और मार्क्स के अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे M को रखा देता हूँ। तो ये रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स किसके होंगे, S1 ऑब्जेक्ट के होंगे, क्योंकि S1 ने सेट स्टूडेंट डेटा फंक्शन को कॉल किया था, इसलिए ये रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स किसके होंगे, S1 के होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि S1 के रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स के अंदर वैल्यूज़ आ चुकी हैं ये वाली। तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि S1 की मदद से शो स्टूडेंट डेटा फंक्शन को कॉल करता हूँ, क्योंकि S1 के अंदर वैल्यूज़ आ चुकी थी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे उन वैल्यूज़ को प्रिंट करा देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सी आउट रोल नंबर, और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि रोल नंबर को प्रिंट करा देते हैं। तो ये रोल नंबर किसका होगा, S1 स्टूडेंट का होगा, क्योंकि S1 ने शो स्टूडेंट डेटा फंक्शन को कॉल किया था। इसी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेम को प्रिंट कराएंगे। तो यहाँ पे नेम और यहाँ पे भी नेम, और यहाँ पे मार्क्स, और यहाँ पे भी क्या होंगे, मार्क्स। सो इस तरह क्या होगा कि S1 स्टूडेंट का जो डेटा है वो प्रिंट हो जाएगा। सो मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ से कंपाइल एंड रन करता हूँ। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें रोल नंबर शो हो रहा है 10, नेम अमर एंड मार्क्स हमें शो हो रहे हैं 90। सो अब हम देख लेते हैं कि हमें स्टैटिक मेंबर वेरिएबल्स को यूज़ करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है।
सो अब मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि जैसे ही एक स्टूडेंट का डेटा सेट हो जाए तो हम उसे काउंट करें कि कितने स्टूडेंट्स का डेटा हम सेट कर चुके हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे मैं एक काउंट वेरिएबल बनाऊं इंट टाइप का और उसके अंदर इनिशियली मैं रखा दूं 0। तो अब जैसे ही हम एक स्टूडेंट का डेटा सेट कर लेंगे, जैसे ही हम यहाँ पे सेट स्टूडेंट डेटा फंक्शन को कॉल करेंगे तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि काउंट की वैल्यू को इंक्रीज कर सकता हूँ। सो जैसे ही एक स्टूडेंट का डेटा सेट हो जाएगा तो यहाँ पे काउंट की वैल्यू इंक्रीज होकर 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे जब हम स्टूडेंट का डेटा शो कराएंगे तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट, और यहाँ पे हम क्या करते हैं काउंट को प्रिंट कराते हैं काउंट। तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ लाइन को एंड करता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें शो होगा स्टूडेंट 1। इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि सेकंड स्टूडेंट का डेटा सेट करें तो मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं S2, और S2 की मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेट स्टूडेंट डेटा फंक्शन को कॉल करेंगे और S2 की मदद से हम शो स्टूडेंट डेटा फंक्शन को भी कॉल करेंगे। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसका रोल नंबर रखता हूँ 15 और यहाँ पे हम नेम रखते हैं रोहन और यहाँ पे मार्क्स हम एंटर कराते हैं 95। तो अब क्या होगा, जैसे ही S2 के लिए सेट स्टूडेंट डेटा फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पे काउंट की वैल्यू इंक्रीज होके 2 हो जाएगी, क्योंकि S1 के लिए वैल्यू 1 हो चुकी थी, S2 के लिए वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 2। तो यहाँ पे हमें जब हम S2 के लिए शो स्टूडेंट डेटा फंक्शन को कॉल करेंगे तो यहाँ पे हमें शो होगा स्टूडेंट 2। फर्स्ट स्टूडेंट के लिए हमें शो होगा स्टूडेंट 1 क्योंकि काउंट की वैल्यू होगी 1। सेकंड स्टूडेंट के लिए हमें शो होगा स्टूडेंट 2। तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और एंड लाइन लगाता हूँ ताकि एक स्टूडेंट का जब डेटा यहाँ पे शो हो जाए तो उसके बाद यहाँ पे लाइन की स्पेस है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसे कंपाइल एंड रन करता हूँ। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शो हो रहा है स्टूडेंट 1 और उसका रोल नंबर नेम एंड मार्क्स। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शो हो रहा है स्टूडेंट 1। हालांकि हम सोच रहे थे कि काउंट की वैल्यू यहाँ पे जैसे ही हम स्टूडेंट 1 का डेटा सेट कर लेंगे तो काउंट की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे हमें 1 शो होगा। और स्टूडेंट 2 के लिए जब हम डेटा को सेट करेंगे तो काउंट की वैल्यू 1 की बजाय अब हो जाएगी 2, तो यहाँ पे हमें शो होगा 2। बट यहाँ पे भी हमें 1 ही शो हो रहा है। दरअसल ये क्यों हो रहा है, सो अब हम इसे देख लेते हैं कि स्टैटिक मेंबर वेरिएबल्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि काउंट को हमने मेंबर वेरिएबल बनाया हुआ है। तो अगर हमने काउंट को मेंबर वेरिएबल बनाया हुआ है तो हर ऑब्जेक्ट के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। जैसे ही हम यहाँ पे S1 ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके लिए भी काउंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो 0 होगी तो यहाँ पे S1 की मदद से जब हम सेट स्टूडेंट डेटा फंक्शन को कॉल करेंगे तो यहाँ पे काउंट की वैल्यू इंक्रीज होके 1 हो जाएगी। तो काउंट की वैल्यू इंक्रीज होके 1 होगी तो यहाँ पे शो स्टूडेंट डेटा फंक्शन को हम कॉल करेंगे तो यहाँ पे हमें शो होगा 1। बट उसके बाद S2 के लिए ये जो काउंट की वैल्यू ये 1 नहीं होगी, बल्कि इसके लिए दोबारा काउंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट के लिए ये अपने ही वेरिएबल्स होते हैं। ये जो मेंबर वेरिएबल्स हैं ये हर ऑब्जेक्ट के अपने होते हैं। तो ऑब्जेक्ट 1 के लिए ये अपने होंगे और ऑब्जेक्ट 2 के लिए अपने होंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि जैसे ही हम सेकंड स्टूडेंट बनाएंगे तो उसके लिए भी काउंट की वैल्यू 0 होगी, थर्ड स्टूडेंट के भी काउंट की वैल्यू 0 होगी। तो इस तरह तो हमारा काम नहीं होने वाला। हम ये चाहते थे कि ये जो काउंट है ये एक ही बार बने, ऑब्जेक्ट 1 के लिए भी, ऑब्जेक्ट 2 के लिए भी, 3 के लिए भी एक ही बार बने। तो मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ स्टैटिक लोकल वेरिएबल के अंदर कि अगर हम स्टैटिक वेरिएबल बनाएंगे तो वो एक ही बार बनेगा। तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, स्टैटिक बनाना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट के साथ ये शेयर हो, तमाम ऑब्जेक्ट के साथ शेयर हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे स्टैटिक बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो मैं क्या करता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसे यहाँ से इरेज करता हूँ
और इसके लिए हम क्या करते हैं कि इंट टाइप का एक वेरिएबल बनाते हैं काउंट, और इससे हम क्या करेंगे स्टैटिक बनाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे स्टैटिक कीवर्ड। तो अब ये क्या होगा, एक स्टैटिक वेरिएबल होगा। तो यहाँ पे हम इसे इनिशियलाइज नहीं करा सकते, इसकी वैल्यू को 0 नहीं रख सकते। हम क्या कर सकते हैं, जस्ट यहाँ पे इसे डिक्लेयर कर सकते हैं। जस्ट हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पे डिक्लेयर कराएंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं, स्टैटिक मेंबर वेरिएबल, या फिर हम इसे क्लास वेरिएबल भी कहते हैं। तो ये जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं ये ऑब्जेक्ट के वेरिएबल हैं, इंस्टेंस वेरिएबल हैं, इनका ताल्लुक ऑब्जेक्ट के साथ होता है। ये जो हमारे पास स्टैटिक वेरिएबल है इसे हम क्लास वेरिएबल कहते हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट ना भी बनाए तब भी ये वेरिएबल बनेगा। तो मैंने आपको बताया था कि हमने लोकल वेरिएबल के अंदर देखा था कि स्टैटिक लोकल वेरिएबल के अंदर अगर हम फंक्शन को कॉल नहीं भी करते थे तब भी वो वेरिएबल बनता था। जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो इसे मेमोरी मिलेगी, और जैसे ही प्रोग्राम एंड होगा तब ये वाला वेरिएबल डिस्ट्रॉय होगा। तो ऑब्जेक्ट के बनने या ना बनने से इस पर कोई भी असर नहीं होगा, तो क्योंकि ये क्लास वेरिएबल है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे इसे जस्ट डिक्लेयर कराया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे डिफाइन भी करना पड़ेगा। तो क्लास के बाहर आके हम क्या करेंगे, इसे डिफाइन करेंगे इंट काउंट। बट हमें कैसे पता चलेगा कि ये स्टूडेंट क्लास का एक स्टैटिक मेंबर वेरिएबल है? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मेंबरशिप लेबल को यूज़ करना पड़ेगा, जिसे मैं लास्ट वीडियो के अंदर काफ़ी डिटेल में समझा चुका हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि डेटा टाइप और वेरिएबल के दरमियान में मेंबरशिप लेबल लगाना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्लास का नेम और 2 बार कॉलन लगाएंगे, जिसे हम कहते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और इस कंप्लीट को हम यहाँ पे कहेंगे मेंबरशिप लेबल। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं कि काउंट को डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि काउंट के अंदर डिफाइन करते वक्त वैल्यू भी असाइन करा सकते हैं। आप यहाँ पे 10 रख सकते हैं, 20 रख सकते हैं। बट अगर आप यहाँ पे कुछ भी नहीं रखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो अगर आप यहाँ पे 0 लिख देते हैं तो ओके है। अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू 0 होगी, और हम भी यही चाहते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू 0 रहे। तो अब क्या होगा कि ये जो काउंट है ये स्टैटिक मेंबर वेरिएबल है, ये एक ही बार बनेगा। तो S1 के लिए भी एक ही बार बनेगा, यानी कि ये बन चुका है। तो S1 के लिए जब यहाँ पे हम सेट स्टूडेंट डेटा फंक्शन को कॉल करेंगे तो इसकी वैल्यू इंक्रीज होकर 1 हो जाएगी, और यहाँ पे हमें शो होगा स्टूडेंट 1। उसके बाद सेकंड स्टूडेंट के लिए क्या होगा कि जैसे ही हम वैल्यू को सेट करेंगे तो यहाँ पे काउंट की वैल्यू पहले क्या थी, 1 थी, तो अब हो जाएगी 2। स्टूडेंट यानी कि सेकंड स्टूडेंट के लिए S2 के लिए ये काउंट वाला वेरिएबल दोबारा नहीं बनेगा। और अगर हम यहाँ पे थर्ड स्टूडेंट के लिए डेटा को सेट करेंगे तो यहाँ पे काउंट की वैल्यू इंक्रीज होकर 3 हो जाएगी। थर्ड स्टूडेंट के लिए भी काउंट वाला वेरिएबल दोबारा नहीं बनेगा। मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि स्टैटिक वेरिएबल एक ही बार बनेगा और एक ही बार डिस्ट्रॉय होगा। तो अब अगर हम प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करेंगे तो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कि स्टूडेंट 1 और यहाँ पे स्टूडेंट 2, क्योंकि काउंट वेरिएबल क्या है, अब स्टैटिक मेंबर वेरिएबल है जो कि एक ही बार बनेगा चाहे हम जितने भी ऑब्जेक्ट बना लें। एक चीज़ और आप यहाँ पे देखें कि मैंने आपको बताया था कि इसे हम कहते हैं स्टैटिक मेंबर वेरिएबल या फिर क्लास वेरिएबल, यानी कि क्लास का वेरिएबल। और ये जो वेरिएबल्स हैं ये इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल हैं, ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स हैं। सो अगर हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे तब भी ये वेरिएबल बनेगा। ऑब्जेक्ट के बनने या फिर ना बनने पे इसका कोई असर नहीं होगा। ऑब्जेक्ट बनेगा तब भी ये वेरिएबल बनेगा, ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा तब भी ये वेरिएबल बनेगा। तो हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस काउंट वाले वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की मदद से। हमने ऑब्जेक्ट की मदद से सेट स्टूडेंट डेटा फंक्शन को कॉल किया और यहाँ पे हमने काउंट में इंक्रीमेंट कराया। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि हमने ऑब्जेक्ट की मदद से शो स्टूडेंट डेटा फंक्शन को कॉल किया और यहाँ पे काउंट को एक्सेस किया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की मदद से हम क्या कर रहे हैं, काउंट को एक्सेस कर रहे हैं।
बट मैंने आपको बताया कि ये क्लास वेरिएबल है। सो अगर ऑब्जेक्ट ना भी बने तब भी ये वेरिएबल बनेगा, बट अगर हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे तो हम इसे एक्सेस किस तरह से करेंगे। तो इसे एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टैटिक मेंबर फंक्शंस का यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर हम ऑब्जेक्ट ना बनाए तब भी ये वेरिएबल तो बनेगा, तो इसे हमें एक्सेस करने का भी राइट होना चाहिए। तो वो हम किस तरह से एक्सेस करेंगे, हम एक्सेस करेंगे स्टैटिक मेंबर फंक्शंस का यूज़ करके, जिसे हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो आप क्या करें, मेरी C++ ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स वाली प्लेलिस्ट को यहाँ से एक्सेस करें। इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको तमाम टॉपिक सीक्वेंस में देखने को मिलेंगे। और अगर आप जस्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप मेरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++ वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप C++ से रिलेटेड एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को देखना चाहते हैं तो आप मेरी C++ एग्जाम्पल प्रोग्राम वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने तमाम टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को कवर किया हुआ है। इन तीनों प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा और आई बटन के अंदर भी दे दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।